Hello everyone, now we will start part 7 of chapter 2 history. Chapter is the establishment of company power. After read about Mysore, now we read about Marathas. Three Anglo-Marathas were fought between the Marathas and the British. देखिए थ्री एंग्लो मराठास वार, तीन वार हुए, तीन युद्ध हुए आंग्ला और मराठास के बीच, और किसके मराठास एंड ब्रिटिशर्स ने इसमें पार्ट किया. द पावर ऑफ मराठास हैड वीकन्ड आफ्टर देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761. द मराठास वर डिवाइडेड इनटू मेनी clans such as the Bhonsles, the Scindias and the Gaekwads and the Holkars. देखिए अब क्या हुआ, जो थर्ड बैटल हुआ था उसमें जो मराठास थे वो डिफीट हो गए या वीक हो गए और मराठास डिवाइडेड हो गए अलग अलग पार्ट में. द चीफ्स ऑफ दीज क्लेन्स वर हेल्ड टुगेदर इन ए confederacy under the Peshwa prime minister who was their military and administrative head living in Pune. In the 1770s, there arose an intense power struggle among the Marathas. The British took advantages of their disunity and tried meddling in their internal affair. अब क्या हुआ, ये जो अलग अलग क्लैंस बने थे इनमें आपस में ही मतभेद होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, और उसका फ़ायदा किसने उठाया? ब्रिटिशर्स ने उठाया. और इनके जो इंटरनल अफेयर्स चल रहे थे उसका डायरेक्ट बेनिफिट ब्रिटिशर्स का हुआ. द फर्स्ट एंग्लो मराठास वार वाज फॉट ड्यूरिंग 1775 टू 1782. जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था वह 1775 से स्टार्ट हुआ और उसका एंडिंग हुआ 1782 पर. पीस वाज फाइनली रिस्टोर्ड विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ सलबई ऑन 17th May 1782. देयर वाज नो क्लियर विक्टर इन दिस बैटल. अब क्या हुआ, यह जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का एंड हुआ उसके बाद फिर से मराठा में पीसफुली सब रहने लगे क्योंकि एक ट्रीटी हुई थी, द सलबई ट्रीटी. और इस समय तक जो मराठा में कोई भी क्लियर विक्टर नहीं था, कोई भी क्लियर लीडर नहीं था, किसी को भी क्लियरली विक्ट्री नहीं मिली थी. द सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 to 1805 broke out when the Peshwa Bajirao II signed the Treaty of Basil accepting subsidiary alliances for the Marathas. The order Marathas chiefs refused to accept this. देखिए यह जो बैटल हुआ था या वार हुआ था सेकंड एंग्लो मराठा, इसमें किसने भाग लिया? पेशवा बाजीराव ने भाग लिया और उन्होंने क्या मना कर दिया था? सब्सिडी लेने से. द अदर मराठास चीफ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस विच रिजल्टेड इन वार with the British. The British gained control over many territories and weakened the power of Marathas considerably. The Third Anglo-Marathas War 1817 to 1818 succeeded in the complete crushing the Marathas' power. The Peshwa was removed and sent off the Bithur. अब क्या हुआ, जब थर्ड मराठा वार हुआ तो इसको मोस्टली ब्रिटिशर्स ने जीत लिया और पेशवा को कहाँ भेज दिया? बिठूर भेज दिया. द पेशवा वाज रिमूव्ड. पेशवा को अपने पद से हटाकर अपनी किंगडम जो रूलर थे पेशवा, उनको अपने पद से हटाकर बिठूर भेज दिया गया. नियर बिठूर कहाँ है? नियर कानपुर विद द पेंशन. हिज टेरिटरीज वर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश. और इनकी जो टेरिटरीज थी वह किसने ले ली? ब्रिटिशर्स ने ले ली. बाय द मराठास क्लेन्स वर मेड टू साइन सब्सिडरी अलायंसेस विद द ब्रिटिश. अब जो ये छोटे छोटे क्लेन्स बने थे इनको ब्रिटिशर्स की जो सब्सिडरी अलायंसेस था उसको मानना पड़ा और उन्होंने इस पर साइन कर दिया. नाउ रीड अबाउट पंजाब. द सिक्स अंडर महाराजा रणजीत सिंह हैड बिकम ए formidable power. During his reign, the British did not interfere in their internal affair. देखिए जो पंजाब के सिख थे उनके जो महाराजा थे रणजीत सिंह, वह काफ़ी पावरफुल थे और उन्होंने ब्रिटिश को अपने इंटरनल अफेयर में हस्तक्षेप करने से बिल्कुल मना कर दिया. आफ्टर हिज डेथ in 1839 there was a struggle for power. टू एंग्लो सिख वार वर फॉट ड्यूरिंग दिस टाइम. जब राजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई
तो ब्रिटिशियर्स फिर आए पंजाब पर कब्जा करने के लिए और 2 वार हुए, 2 एंग्लो सिख वार हुए। ड्यूरिंग दिस टाइम द सिख्स वर डिफीटेड इन बोथ द बैटल्स, और इन दोनों बैटल्स में किसकी हार हुई? सिख की हार हुई। इन 1849 द स्टेट ऑफ पंजाब वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशियर्स। इस तरह से 1849 में पंजाब की स्टेट्स को किस पर ब्रिटिशियर्स ने कब्जा कर लिया? अंडर लॉर्ड डलहौजी, और किसके नेतृत्व में? लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में। Afghanistan, Sindh, Burma and Nepal. In the late 1830s, the British East India Company become conquered. The Russia might try to extend into Asia and enter India other the northwest. देखिए अब क्या हुआ, उन्होंने इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स पर अपना कब्जा कर लिया था। तो जो ब्रिटिशियर्स थे वह चाहते थे कि अपने जो ट्रेड को एक्सटेंड करें और पूरे एशिया में एक्सटेंड करें। दे ट्राई टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर बुफर जोन्स लाइक अफगानिस्तान, रिजल्टिंग इन द एंग्लो अफगान वार। अब उन्होंने क्या चाहा कि अब वह अफगानिस्तान पर भी अपना कंट्रोल करे। तो इसके लिए क्या हुआ? एंग्लो अफगान वार हुआ। यह वार 1839 टू 1842 तक हुआ। दिस एंडेड विद द ब्रिटिश गेनिंग डायरेक्ट कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान, और इस वार का भी एज यूजुअल रिजल्ट हुआ कि इन्होंने पूरे अफगानिस्तान पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। सिंध वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिशियर्स इन 1843। इसके बाद इन्होंने सिंध पार्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया। द ब्रिटिश डील्ड विद थ्रेट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन थ्रू वार्स एंड annexations. The Anglo-Burmese war were the fought between the British and the Burmese. देखिए अब जो ब्रिटिशियर्स थे वो किधर मूव कर गए? बर्मा की तरफ मूव कर गए, और जब ये बर्मा गए तो फिर वार हुआ एंग्लो बर्मीज वार 1824 से 1886 तक। The former attacked the annexed Burma to India. The Britishers also gained control over Assam and Nagaland in northeastern India, और धीरे धीरे इन्होंने इंडिया के अदर पार्ट्स को भी अपने कब्जे में ले लिया, लाइक असम, नागालैंड, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है। एंग्लो नेपालीज वार्स वर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड नेपालीज। अब इसके बाद ये नेपाल की ओर बढ़ गए और एंग्लो नेपालियन वॉर हुआ 1814 टू 1816 तक। दिस वार्स resulted in the British annexing the provinces in Grewal and Kumon and recruiting a large number of Gorkha soldiers into the British army. अब क्या हुआ? इन्होंने नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, असम, नागालैंड सब दूर अपना अधिकार जमा लिया, और इन्होंने अपनी नई नई प्रोविंसेस बनाई और इसमें बहुत सारे गोरखा सोल्जर्स को अपनी आर्मी में ले लिया। Now we read about Awadh. After the Battle of Buxar in 1764, Awadh had become under British influence. देखिए बक्सर के युद्ध के बाद जो कि 1764 में हुआ था, अवध had become under British influence। तो यह किसके इन्फ्लुएंस में आ गया? किसके अधिकार में आ गया? ब्रिटिशियर्स के। In 1856 the British under Lord Dalhousie annexed Awadh, claiming misgovernment. This created a lot of unrest among the people, and when the revolt of 1857 broke out the next year, the people of Awadh joined in. देखिए जब ब्रिटिशियर्स ने अवध पर अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन यहाँ की जो पब्लिक थी वह किससे सेटिस्फाई नहीं थी? ब्रिटिशियर्स से सेटिस्फाई नहीं थी, और रिवोल्ट ऑफ 1857 जो 1857 का विद्रोह हुआ था वह इसी का रिजल्ट था। द पीपल ऑफ अवध ज्वाइंड इन, और अवध के जो लोग थे उन्होंने यह सब इस विद्रोह में शामिल हो गए। आफ्टर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज विक्ट्रीज इन द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, इट कम अंडर द स्क्रूटिनी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 फॉर्मली रिकॉग्नाइज द ब्रिटिश पार्लियामेंट्स राइट। अब क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर को जीतने के बाद ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी उन्होंने एक नया एक्ट लेकर आए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ओवर इंडियन अफेयर्स। द पिट्स इंडिया एक्ट, एक और एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 कॉन्स्टिट्यूटेड अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंग्लैंड विच वुड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसका जो यह एक्ट आया था इसका मतलब यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इसको सुपरवाइज
कौन करेगा? इंग्लैंड सुपरवाइज करेगा और इसको कंट्रोल करेगा। द कंपनी राइट्स टू ट्रेड वाज बेस्ड ऑन द रॉयल चार्टर्ड, और जो कंपनी के राइट है वह किस पर बेस्ड होंगे? रॉयल चार्टर्ड पर बेस्ड होंगे, विच वाज रिन्यूड एवरी 20 ईयर, और यह जो रॉयल चार्टर्ड हर 20 साल में रिन्यू होती थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 ऑल्सो नोन एज द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। ईस्ट इंडिया कंपनी, द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 ऑल्सो नोन एज द चार्टर्ड एक्ट। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट है इसको चार्टर्ड एक्ट 1813 के नाम से भी जाना जाता है। द क्लोन सोवर्जिनिटी ओवर ब्रिटिश इंडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज reduced to a mere administrative body under the board of control. As a result of revolt of 1857, company administration was formally abolished in 1858. अब जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका रिजल्ट क्या हुआ? मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारी पावर अपने हाथों में ले ली थी, उसका रिजल्ट 1857 का विद्रोह था। कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन वाज फॉर्मली एबोलाइज्ड इन 1858, और जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था वह एबोलाइज कर दिया गया था अवध की पब्लिक के द्वारा 1858 में।